दिस वाज द होमवर्क है ना। डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया कैपेसिटर के अंदर, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। तो ब्राइटनेस किस पे, ब्राइटनेस विल डिपेंड्स अपॉन द करंट एंड करंट विल डिपेंड अपॉन द capacitive reactance. If capacitive reactance decreases, it will go up. So let's check what is happening to the reactance. तो reactance के फार्मूले में पुट कर देंगे, देखते हैं। करंट depends upon the capacitive reactance. Capacitive reactance is 1 upon omega c. तो c डैश कर देंगे, बिकॉज k इसके अंदर डाल दिया तो कैपेसिटेंस इज चेंजिंग, c डैश। नाउ c डैश विल बी k टाइम्स k इज ग्रेटर देन 1। c डैश क्या हो रहा है, k टाइम्स हो रहा है, और k is greater than 1 for any dielectric medium। एयर के लिए 1 था, now it is going up, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज हो रहा है। दोनों लीनियर रिलेशन है, न्यूमरेटर में है। गेटिंग, therefore current increases, brightness increases। तो ये लॉजिक से हमें पहले पता होना चाहिए करंट का फार्मूला, which depends upon ओम्स लॉ है ये, डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फार्मूला पुट किया। व्हाट वी हैव सीन, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज क्वांटिटीज। C goes up, current goes up, brightness goes up। Got it? समझा कि नहीं, बोलो। कैपेसिटेंस बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, बिकॉज फार्मूला से सो, फार्मूले से हम देख रहे हैं। देख लो, नोट कर लो। इसके बाद क्या पढ़ा था, फेज डिफरेंस वाज डन। फेज डिफरेंस जो है, फेजर डायग्राम इन कैपेसिटर विल बी लाइक दिस। इसमें 90 डिग्री, फिर से फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। फाई क्या इंडिकेट करता है, फाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाई। फाई यहाँ पर क्या है, फ्लक्स है, क्या है, फाई इज नॉट द फ्लक्स, क्या है फिर फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस between current and voltage। always in this chapter wherever phi comes, वो जो होगा वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा। प्रीवियस चैप्टर में फाई क्या पढ़ा था, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। उससे पहले क्या पढ़ा था, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर लेकिन ये फेज डिफरेंस है। गॉट इट। और ये भी देख लेता, मतलब फेज डिफरेंस करंट एंड वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री एंगल, यू मेक इट लाइक दिस और यू मेक इट लाइक दिस। करंट आगे रहना है बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज supposed to be rotating। and this is VI ग्राफ। VI ग्राफ में अगर ये वोल्टेज है 0 पर, उस समय करंट पीक पर है, करंट इज लीडिंग। पावर कंज्यूम्ड was 0 because here also sin 2 omega t comes, average value of sin 2 omega t will be 0। so average power is 0। instantaneous power is given by V into I, है ना। तो वो रहेगी समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कभी कभी ग्राफ आता है, वन ऑफ देम विल बी गिवन, अदर यू हैव टू आइडेंटिफाई, है ना। पावर का दोनों में सेम है ना, करंट एंड वोल्टेज का इंटरचेंज हो जाता है। ये करंट का देखो, ये वाला, और ये वोल्टेज का है एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। नाउ वी आर गोइंग टू सी एसी वोल्टेज कनेक्टेड टू रजिस्टर। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, AC कनेक्टेड टू इंडक्टर, देन कैपेसिटर, नाउ इट इज रजिस्टर। रजिस्टेंस का सबसे सिंपल है, हमने जनरेटर को कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस के साथ। नाउ
voltage supply being same as in the previous cases, to find use Kirchhoff law. यहाँ से चलेंगे, ओके, यहाँ से आ रहे हैं ऐसे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं -IR प्लस V, ये इसका वोल्टेज V ले लो, सपोज ये उस मोमेंट पे ये प्लस है, तभी तो करंट इधर से आएगा, तो प्लस से बाहर निकलेंगे, तो V इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ बोलो या ओम्स लॉ, बोथ आर इन बोथ वे इट इज कमिंग, V इज इक्वल टू IR। I इज इक्वल टू V बाय R, V की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, एंड V मैक्सिमम अपॉन रेजिस्टेंस विल बी I मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन बन गई, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है, डायरेक्ट इट इज sin ओमेगा t ही रही है, नो चेंज हियर, करंट बीइंग इन फेज विद द वोल्टेज, वेयर Vm by R maximum voltage upon resistance will be maximum current, peak current in phase, this is in phase with the voltage, ठीक है। Resistor works same way with DC and AC both, रजिस्टर का फंक्शन डीसी में जो पढ़ा था और एसी में भी सेम है, नो फेज डिफरेंस, बोथ आर पिकिंग टुगेदर, पीक वैल्यू पे एक साथ जा रहे हैं, फेज डिफरेंस नहीं होगा इनमें, दोनों एरो एक साथ आएंगे। इफ यू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, क्लियर, इफ यू ड्रॉ द फेजर डायग्राम यू कैन सी हियर, if you draw the phasor diagram, both are together, can you see here नीचे, voltage भी इधर, करंट भी उस तरफ, phi is 0 here, phase difference is 0, जब एक साथ पीक वैल्यू पे पहुंचते हैं तो दे आर कॉल्ड इन फेज, ऑलराइट। तो सिंपलेस्ट ये रेजिस्टेंस है, नो डाउट, No, sir. ओके, नोट कर लो उसको। We can see the other points also, इसके फेजर डायग्राम देख लिया, VI डायग्राम and dependence of resistance on frequency. Let's see now that one. Okay, तो वोल्ट एनसीईआरटी बुक में ऐसे दिया है, करंट एंड वोल्टेज का एक साथ है, देखो, either you draw here like this or you draw here, both are in same, both are together, and VI diagram देखो, वोल्टेज का ऐसा, current also reaching to the peak value simultaneously, so in phase, alright। यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ से वोल्टेज का आ जाएगा ये एरो, यहाँ से करंट का एरो ऐसे आ जाएगा, वेरिएशन ऑफ आर विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आर, ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा, इसको एक मिनट, इसको वीआई डायग्राम देखते हैं, वीआई डायग्राम, दिस इज फेजर वन, ऊपर भी है फेजर, ये भी नीचे,
Either you draw it like this or you draw it like this. This is called VI diagram. Now, if we increase the frequency, what is the effect on resistance? कैसा ग्राफ होगा? ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा? 1 2 ओके 1 2 and 3 कौन सा ग्राफ होगा? 1 इंडक्टर के लिए था, ये कैपेसिटर के लिए था, और 2 will be for resistance. No dependence on frequency, whether you increase it or decrease it or make it zero, as in case of DC, resistance will not change its behavior independent of frequency. Got it? Yes, sir. So these are the easier points in case of resistor. पावर भी देख लेते हैं। देखो पावर कितनी आएगी रेजिस्टर में। पावर के लिए जनरल डेरिवेशन विल आल्सो बी डन, उससे भी हम तीनों कर सकते हैं, बट दैट इज बिगर वन। तो इसलिए इनके इंडिविजुअल डेरिवेशन हमने कर लिए, सो दैट थिंग्स शुड बी इजियर। ओके, पावर का देख लेते हैं। नो प्रॉब्लम टिल नाउ? No, sir. All right, we'll see the power now. पावर का ट्राई करते हैं, करो ट्राई। देखो आ रहा है पावर का, कैसे होगा इसका एवरेज पावर इन द रजिस्टर। तो सेम रिजल्ट आना चाहिए जो वहां पे था अपना इन द डीसी में। चलो उसी फॉर्मूले से ही कर रहे हैं ना। देखो पावर प्रोड्यूस इन द रजिस्टर इज, क्योंकि इसमें पे whether you do it with the VI, देखो P is equal to VI और V is equal to IR। तो ओके, यहाँ से we are doing the starting same इंस्टेंटेनियस पावर, जैसे दोनों में हमने VI से किया था, यहाँ भी स्टार्टिंग वही करते। P is equal to VI और V is equal to IR, ओम्स लॉ है ना। This becomes I square RN। तो यहाँ से I square R आ गया, तो I की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इट विल बी IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू RN, करंट का फंक्शन। तो एवरेज पावर में क्या होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, अदर्स आर कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है इसका। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू इज 1/2, ऑलरेडी वी हैव सीन इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। वो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, ये आंसर आ गया। हाफ पीक करंट का स्क्वायर इंटू आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो IM √2 का होल स्क्वायर, 2 को √2 लिखा, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, दिस बिकम्स RMS करंट। तो RMS करंट का स्क्वायर इंटू आर इज द एवरेज पावर इन रजिस्टर। ठीक है, इसमें जीरो नहीं है। Why it is not जीरो? क्यों नहीं जीरो है? बाकी दोनों में तो जीरो आ गई थी। करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज दिया, उसमें 90 डिग्री पर थे, तो यहाँ पर हमें साइन का फंक्शन मिल रहा था। साइन का फंक्शन इज एवरेज वैल्यू इज जीरो, पर यहाँ पे स्क्वायर का फंक्शन मिल रहा है। ओके, so here it is non-zero. It will consume the power as it was doing in the DC. AC also it is consuming power, but only thing यहाँ पर क्या आएगा? DC में क्या था? I square आता है ना, that
I was constant. यहाँ पे कौन सा करंट है? In place of I, we are writing RMS current. This is the effective current because of this we get the effective power produced, heat produced in the resistor. Therefore, it is called effective. अगर हमने तीनों लगा, okay, तीनों में से अगर हमने तीनों connect कर दी series में, तो this will be the producing the resistor will only produce the heat. Other two will not produce any heat, even if they are connected together. Independent तो zero पे heat produce कर रहे थे, but series में भी connect कर देंगे तो यही heat produce करेगा बस, क्योंकि वहां पर भी voltage and current 90 डिग्री आउट ऑफ फेज चलेगा दोनों में, इंडक्टर एंड कैपेसिटर में. ऑलराइट, तो ऑल द पॉइंट्स आर डन. रेजिस्टेंस को अगर हमने एसी में कनेक्ट किया तो करंट की इक्वेशन भी सिमिलर आ रही. नो फेज डिफरेंस, साइन ओमेगा टी वोल्टेज में भी है और करंट में भी है, तो नो फेज डिफरेंस. फेजर डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, दोनों एरो एक साथ आएंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो चाहे एंगल पे कर लो, दोनों एक साथ. वीआई ग्राफ में भी both are reaching to the peak value together and frequency पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा. फ्रीक्वेंसी जीरो भी हो गई, मतलब डीसी करंट भी बन गया, तभी भी रेजिस्टेंस इज रिमेनिंग सेम. और यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग, रिमेनिंग कांस्टेंट. एंड एवरेज पावर के लिए वही फार्मूला हमने पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकाली, P इज इक्वल टू VI, V इज इक्वल टू IR भी पुट कर दिया, और स्क्वायर आर करंट की इक्वेशन पुट कर दी, यहाँ पे स्क्वायर हो गई इनटू रेजिस्टेंस एज इट इज. एंड एवरेज वैल्यू लेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 आती है. तो ये एवरेज पावर इन रजिस्टर इज दिस मच. इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आरएमएस करंट में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, विच इज आई स्क्वायर IRMS स्क्वायर इनटू आर. तो this is the device only which is producing the heat in when connected to AC. Other two are producing zero heat per second, zero power. Average की value, average heat produced or average power produced is half cycle. But resistance doesn't do that. पॉजिटिव साइकिल है तभी भी हीट प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव साइकिल है तभी भी हीट प्रोड्यूस होगी. तो दोनों साइकिल में हीट प्रोड्यूस होगी. टोटल हीट विल बी IRMS स्क्वायर इनटू आर. पीक करंट के टर्म्स में लिखा तो हाफ भी आता है. ऑलराइट, so this is done. All three devices are done, है ना. तो ये क्वेश्चन है आपका बल्ब, ये सॉल्ड एग्जांपल, यू कैन डू इट. आरएमएस करंट दिया हुआ है, बल्ब की पावर दिया है, वोल्टेज दिया है. तो वोल्टेज कौन सा रहता है? सप्लाई वोल्टेज रहता है. तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस निकालना, तो वही फार्मूला जो हमने डीसी में पढ़ा था. पीक वोल्टेज निकालना है तो दैट इज √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस. एंड आरएमएस करंट निकालना है तो करंट निकाल लो पहले, डायरेक्ट निकाल लो आरएमएस करंट. आरएमएस वोल्टेज आ गया, ये दिया ही है, और रेजिस्टेंस पहले निकाल लो इससे, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू नीचे पुट कर दो. तो ये कर सकते हैं इजीली. सॉल्ड एग्जांपल है वैसे भी. 7.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? ओके, रेजिस्टेंस का पहले दिया उन्होंने, हमने बाद में किया. Now AC voltage applied to series LCR circuit. L stands for inductor, C for capacitor, R for resistor. तो सीक्वेंस आप सेम ले सकते हैं, या R को हमने इधर फिट कर दिया, डजंट मेक एनी डिफरेंस इन सीरीज. किसी को भी पहले फिट करो या बाद में,
sequence is not that important. So what we are doing it now, LCR सीरीज सर्किट को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करके एसी वोल्टेज लगाते हैं, सेम वोल्टेज Vm sin ओमेगा t। यहाँ पर इंडक्टर है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ रेजिस्टर। करंट को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है VL, इसमें लैग कर रहा है VC कैपेसिटर में, इसमें साथ में चल रहा है VL। ठीक है, तो फेजर डायग्राम से सोल्यूशन अपने कोर्स में है, एनालिटिकल मेथड नहीं है। तो लेट्स डू कंसीडर LCR सीरीज सर्किट विद द AC वोल्टेज V is equal to Vm sin ओमेगा t। ठीक है, ये AC वोल्टेज है, जनरेटर से कनेक्ट कर दिया आपने इसको, LCR सीरीज सर्किट को। let Im be the peak current, maximum current, or Vm is the maximum voltage, that is peak voltage. Therefore peak voltage across R, L and C, इस ये peak voltage जो है इसमें ये कितनी, ये तो पीक वोल्टेज कितनी आएगी, यहाँ पे M लगा देंगे, VLM, VCM और VR। पीक वोल्टेज कितनी आएगी अक्रॉस इंडक्टर, ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। पीक वोल्टेज V इज इक्वल टू IM इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, XL होता है। तो पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी I peak current into its resistance XL। ऐसे ही कैपेसिटर में XC आ जाएगा, रेजिस्टेंस में R आ जाएगा। तो ओम्स लॉ से पीक वोल्टेज लिखते हैं सबके। तो लेट्स सी फर्दर, VRM मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, पीक करंट इनटू रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी मैक्सिमम करंट इनटू इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL। ऐसे ही कैपेसिटर का लिखा। ठीक है, तो अभी इनका फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो करंट के साथ ही रहने वाला इधर, और इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर जाएगा और कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे आता है करंट के रिस्पेक्ट में। इधर करंट होगा, यहाँ पे यू कैन शो इट करंट आल्सो। ठीक है, करंट का वेक्टर वैसे छोटा रहता है। एनीवे यहाँ पे हम करंट ले रहे हैं, विच जरूरत नहीं है दिखाने की वैसे। तो वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो साथ में रहेगा, इंडक्टर का वोल्टेज लीड करेगा, कैपेसिटर का नीचे आएगा। तो ये दोनों वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री एंगल है, दोनों अपोजिट चलते हैं करंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो नाउ इन दोनों का वेक्टर सम कितना होगा, इसमें से इतना माइनस कर दो तो बचेगा कितना, ये समथिंग लाइक दिस विल बी देयर, डिफरेंस ऑफ बोथ, वन इज अप अदर इज डाउन, दोनों का जो डिफरेंस है दिस मच। आर यू देयर? Yes, sir. इन दोनों का डिफरेंस इतना बच गया, और ये आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है, पीक वैल्यू उसकी। तो इन दोनों, ये एक वोल्टेज है और इन दोनों का डिफरेंस इतना है। तो इनका जो एडिशन आएगा ये पाइथागोरस थ्योरम से, ये दोनों 90 डिग्री पर है। तो हाइपोटेन्यूज will indicate the maximum current of the circuit, maximum voltage of the circuit। वोल्टेज का जो मैक्सिमम वोल्टेज है उनका 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 सम आएगा, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, इनका डिफरेंस 90 डिग्री पर है और रेजिस्टेंस का वोल्टेज इधर है। तो इनका सम जो है, ये हाइपोटेन्यूज विल रिप्रेजेंट Vm मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सर्किट, होल सर्किट। ये इंडिविजुअल वोल्टेज थे उनके। दिस इज व्हाट इज द फेजर डायग्राम। तो अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो, Vm will be under root of this square plus this square, this is Vrm, और ये इनका वेक्टर डिफरेंस है। तो फ्रॉम फेजर डायग्राम, हाइपोटेन्यूज इज एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। यहाँ पर Vm आ गया, यहाँ पर Vrm आ गया, ये यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर आ गया। गेटिंग और नॉट? पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं हम। अभी वैल्यूज पुट कर दो इसमें। नाउ यू पुट द वैल्यूज। देखो एक मिनट पहले मैं एक्सप्लेन कर लूं, बाद में फिर लेट्स सी वेदर वी कैन सी टुगेदर। तो वैल्यूज पुट कर देंगे।
इसकी वैल्यूज करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसमें भी करंट इनटू देयर ओन इंडक्टेंस आएगा, आई मीन रिएक्टेंस आएगा उनका। Im को कॉमन ले लो बाहर, रूट के बाहर निकल के इट विल रिमेन, स्क्वायर था बाहर आके Im रह जाएगा, इस Im को नीचे शिफ्ट कर दो, तो दिस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट ऑफ द सर्किट, सर्किट का पूरा वोल्टेज, सर्किट का पूरा करंट, तो दैट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? टोटल वोल्टेज, टोटल करंट का, होल सर्किट का वोल्टेज एंड करंट का रेशियो इज कॉल्ड टोटल रेजिस्टेंस, जिसको बोला जाता है इम्पीडेंस। ओके, सी अगेन, फिर से मैं वापस वहीं पे जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे डेरिवेशन किसका था? डेरिवेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस कॉल्ड इम्पीडेंस। टोटल रेजिस्टेंस, अभी आपके मन में डाउट आएगा, तीनों सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस का सिंबल इम्पीडेंस, उसको इम्पीडेंस बोलते हैं जेड, जेड मतलब टोटल हो गया सब ए टू जेड। तो एल का तुम बोलोगे एक्सएल लिख दिया, इसका एक्सी लिख दिया, इसका आर लिख दिया, तीनों सीरीज में है। ऐसा नहीं लिखने का, इसमें क्यों ऐसा नहीं लिख सकते? वाई? बिकॉज वोल्टेज आर नॉट इन फेज, आउट ऑफ फेज है वोल्टेज, इसलिए उनके जो रेजिस्टेंस का बिहेवियर भी डिफरेंट आएगा, है ना? इसलिए सीरीज में ऐसा लिखना रॉन्ग है। तो हमने क्या किया, वोल्टेज की इक्वेशन लिखी पहले, फिर उसमें ओम्स लॉ से हमने करंट एंड रेजिस्टेंस के वैल्यू पुट करके उस इक्वेशन में लिख दिया। तो वोल्टेज फेज में नहीं है, किसी का वोल्टेज आगे चल रहा है, किसी का पीछे, किसी का इन फेज, तो उसमें वैल्यू पुट करने से करंट एंड रेजिस्टेंस की फाइनल रिजल्ट में हमें अंडर रूट में रिजल्ट मिला। गॉट इट? तो देखो हमने पहले सर्किट बना दिया, वोल्टेज दिखा दिए, और वोल्टेज का फेजर डायग्राम, आई मीन वोल्टेज डायग्राम बना लिया, कंबाइंड वोल्टेज फेजर डायग्राम की हेल्प से ये बना लिया, और इसमें हमने इनका एडिशन किया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल गिव अस द वीएम, होल वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज की इक्वेशन आ गई, ये भी यूजफुल है, हमें वोल्टेज निकालने पड़ेंगे, दिए होंगे तीनों के, तो नेट वोल्टेज निकालना पड़ेगा, या नेट वोल्टेज दिया होगा, एक का दिया होगा, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें हमने करंट ओम्स लॉ से जो इक्वेशन लिखी थी ऊपर, मैक्सिमम करंट के टर्म्स में वो पुट कर दी, मैक्सिमम करंट को बाहर निकाल के इधर नीचे ले आए, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट ए इम्पीडेंस। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, देखो अंडर रूट में आर स्क्वायर तो अलोन है, और ये इन दोनों का, दोनों रिएक्टेंस का डिफरेंस है। वाई डिफरेंस है? बिकॉज उनके वोल्टेज आउट ऑफ 180, मतलब आउट ऑफ फेज 180 डिग्री है, इंडक्टर ऊपर है, कैपेसिटर नीचे है, तो उनके वोल्टेज भी 180 डिग्री है, तो रेजिस्टेंस भी माइनस हो रहा है। वैसे तो रेजिस्टेंस माइनस नहीं होते, बट दे आर नॉट द सिंपल रेजिस्टेंस, दे आर इंडक्टिव रिएक्टेंस है विच आर इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। गेटिंग? तो इसलिए माइनस हो गया कि वोल्टेज भी माइनस हो रहा है। तो दैट्स हाउ रिलेशन गोज, Z is called impedance, यूनिट वही रहने वाली है, रेजिस्टेंस ही है ये भी। ठीक, तो यू कैन सी पूरा होल एक फ्रेम में आ रहा है, तो देख लो। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, Yes, sir. तो ये रिजल्ट रन करके रखना है आपको, कई न्यूमेरिकल्स में काम आएगा इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस मींस टोटल रेजिस्टेंस,
reactance means individual resistance of capacitor or inductor. तो इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, ये भी वोल्टेज का रिलेशन चाहिए। तो ये इसमें ऐसा नहीं लिखना V इज इक्वल टू V1 VR प्लस V VL प्लस VC, ऐसा नहीं लिखना। सीरीज में है लेकिन they are out of phase, not reaching to the peak value together, therefore they cannot be added simply. आगे पीछे चल रहे हैं तो वेक्टर लॉ से ऐड करना है, दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर लॉ, फेजर इज इक्विवेलेंट टू वेक्टर, वेक्टर से ऐड किया हमने, ऐसा ना, ये आगे पीछे थे, इनका ये अपोजिट थे तो इनका डिफरेंस आ गया, और ये इधर है तो 90 डिग्री पे दो वेक्टर होते हैं तो उनका स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी ये, तो इन अदर वर्ड्स वी आर यूजिंग द वेक्टर्स फॉर स्केलर क्वांटिटी, वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है फिर भी हम वेक्टर लगा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट इन लाइन, आगे पीछे चलने बिकॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर फॉर एसी, डिफरेंट बिहेवियर्स पर। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं, इसके रिलेटेड पॉइंट्स अभी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर Z क्या है, पीक वैल्यू का रेशियो है, मैक्सिमम वैल्यूज का रेशियो, तो आरएमएस के साथ भी आएगा क्या, सेम, यस, प्रूव दैट Z इज इक्वल टू VRMS अपॉन IRMS, तो पीक वैल्यू में √2 आएगा, है ना, आरएमएस में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय √2 दोनों में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आरएमएस के साथ रेशियो लिखो या पीक के साथ रेशियो लिखो ना, इट रिमेन सेम। तो पीक करंट के साथ अभी हमने डिराइव किया, आरएमएस के साथ भी डिराइव कर सकते हैं या बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पीक वैल्यू में इट इज √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, तो √2 goes, it is ratio of VRMS upon IRMS, or peak value upon, both are same, है ना, √2 will get cancelled in any case। तो अगर आरएमएस वोल्टेज दिया है तो आरएमएस करंट से डिवाइड करके Z निकालो, पीक वैल्यू दिया तो पीक वैल्यू से डिवाइड करके Z निकालो, और इम्पीडेंस के रेसिप्रोकल को एडमिटेंस बोला जाता है, एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। जैसे हम वहां पे क्या बोल रहे थे, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर उसके इक्विवेलेंट क्या है, कंडक्टेंस का इक्विवेलेंट क्या है, एडमिटेंस, कितने करंट को एडमिट करेगा, कितने ज्यादा करंट को एडमिट करेगा, तो एडमिटेंस का सेम यूनिट होगा जो कंडक्टेंस का था, ओम इनवर्स या मो या सीमेंस, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आर कंपैरेटिवली इजियर। बोलिए, एनी डिफिकल्टी सो फार? No, sir. ओके, देखो ऊपर वाला जो डायग्राम बनाया था हमने, वोल्टेज था उसमें, ये वाला डायग्राम देखो, वोल्टेज का डिफरेंस है, यहाँ पर भी वोल्टेज है, इससे हम दूसरा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, वो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल, लेट्स सी फ्रॉम प्रीवियस डायग्राम, ये पीछे वाला डायग्राम है,
from उसको हमने कॉपी करके इधर ले आए. कैन यू सी दैट? शैल आई शो यू देयर? ये दोनों का वेक्टर सम था. ये 1 + 1 माइनस ये रेजिस्टेंस वाला था, तो ये आपका Vm आ गया. दिस वाज Vm देयर. तो 10 phi will be perpendicular upon base. वैल्यूज पुट कर दी और वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दी करंट एंड रिएक्टेंस के टर्म्स में. यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा कॉमन लिख के, तो ये बचेगा. इससे हम दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं अभी. ये एक्सएल माइनस एक्सी यहाँ आ गया, आर नीचे आ जाएगा. तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ लिख दिया. अगर हम इसको देखें ध्यान से, दिस इज नथिंग बट इम्पीडेंस. तो hypotenuse will be impedance only, total resistance है, इसीलिए impedance triangle बोलते हैं. This is helpful. यहाँ से हम इस तरह की सिचुएशन से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं. अगर हमें R और Z दिया तभी भी हम फाई निकाल सकते हैं, या इनके दोनों डिफरेंस ये दिए और ये दिए तो फाई निकाल सकते हैं विद trigonometrical ratios की हेल्प से. So this is useful, which comes from previous derivation. This is useful for numericals. All right. तो देखो इसमें एक और नया टर्म सीखते हैं यहाँ पर, जो cos phi होता है, that will be R by Z. यहाँ से ट्राइंगल से अगर हम लिखें, cos phi will be R by Z. और cos phi here in this chapter is called power factor. नीचे लिखा है, यहाँ तक ओके है. देखो हमने इसको इस ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया, वोल्टेज से रेजिस्टेंस के ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस रिलेशन. ठीक है. तो उसमें हमें cos phi की जो वैल्यू होती है, देखो यहाँ तक ओके. एक मिनट, जस्ट लेट मी सी पॉसिबल क्वेश्चन. देखो यहाँ से देखो ओके, ये पूरा फ्रेम में दिखेगा आपको. नाउ यू सी, यहाँ पर cos phi क्या आएगा? R by Z आ जाएगा. तो टर्म cos phi here is called power factor of AC circuit, where phi is the phase difference between current and voltage. तो पावर फैक्टर इसलिए बोलते हैं कि पावर के रिलेशन में, जब हम अभी इसके बाद पावर का डेरिवेशन करेंगे इन एलसीआर सीरीज सर्किट, वहां पर आता है उसके रिलेशन में, तो इसीलिए इसको पावर फैक्टर बोलते हैं. पावर फैक्टर विल बी R by Z. और cos phi की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती. तो पावर फैक्टर कैन बी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1. ठीक है. और अगर इसमें XC बड़ा है, देखो XL से XC की वैल्यू बड़ी है, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसा. ये जो ट्रायंगल है, अगर XC बड़ा है तो XC को पहले लिखेंगे. XC बड़ा है तो उसका वेक्टर सम हमारा इधर नीचे के बचेगा. तो if XC is greater than XL, then circuit is predominantly called capacitive. कैपेसिटेंस डोमिनेट कर रहा है तो कैपेसिटिव सर्किट है. कैपेसिटेंस डोमिनेट कैसे कर रहा है? XC की वैल्यू ज्यादा आएगी. और अगर XC कम है, XL बड़ा है, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड इंडक्टिव, प्रीडोमिनेटली इंडक्टिव सर्किट. ये टर्म कहीं पे यूज होंगे तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स. अगर कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है तो कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा. इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है मतलब उसके XL की वैल्यू ज्यादा है, इंडक्टिव सर्किट. तो उससे डिसाइड होगा करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है. अगर वो कैपेसिटिव नेचर ज्यादा है उसका, तो करंट विल बी लीडिंग. और अगर इंडक्टिव नेचर है तो करंट इंडक्टेंस में करंट लैग करता है, पीछे चलता है इंडक्टेंस में, कैपेसिटेंस में आगे चलता है. तो XL एंड XC की वैल्यू से हम बोल सकते हैं कि करंट इज लीडिंग और लैगिंग. यहाँ पे 90 नहीं आएगा, जब तीनों एक साथ होते हैं तो तीनों डिवाइस, यहाँ पे कुछ लेस देन 90 दिख रहा है हमें R by Z.
cos phi की वैल्यू phi जो है लेस देन 90 आएगा इफ ऑल थ्री आर देयर। और सीरीज का ही अपने कोर्स में एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट तुम्हें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। बोले कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे आगे, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी दैट देम। तो इम्पीडेंस एंगल ध्यान रखना है इसका ना। यहाँ सपोज कैपेसिटर नहीं है सर्किट में तो उसको जीरो कर दो, एक्सएल बचेगा और आर बचेगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। इंडक्टर नहीं है तो इसको जीरो कर दो, तो एक्सी एंड आर, माइनस एक्सी मतलब नीचे की तरफ आएगा। इंडक्टर नहीं है तो कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। कैन वी डू दिस क्वेश्चन हियर इटसेल्फ? यहाँ पे करके बताइए। इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज 10 ohm and phase difference between current and voltage is 60 degree, then find the value of resistance in the circuit. कौन सा फार्मूला लगा दें यहाँ पर? पावर फैक्टर का फार्मूला लगा सकते हैं, अभी हमने पढ़ा। cos theta is equal to r by z. या पूरे टर्म को पावर फैक्टर बोलते हैं ना। यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर देखो, इसको हम पावर फैक्टर बोलेंगे, पूरे cos phi को पावर फैक्टर बोलेंगे। cos 60 हो जाएगा ये, r by z है, z की वैल्यू 10 है, r by 10, cos 60 कितना 1/2। रेजिस्टेंस इज 5 ohm, पावर फैक्टर के फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया ना। क्लियर? शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन में, ऐसे फार्मूला लर्न करके रखने पड़ेंगे। ओके डन। Yes, sir. What is the phase difference between voltage
across inductor and capacitor in LCR series circuit है ना? तो वोल्टेज ऊपर तक, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर था, है ना, कैपेसिटर का नीचे था, दोनों के बीच में कितने एंगल है? पाई रेडियन और 180 डिग्री है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, नीचे दिख रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इम्पीडेंस if capacitor is removed from the LCR series circuit if Z is given by this relation? Z का relation दिया है, वैसे तो इलान होना चाहिए आपको, but Z is relation is given to you, and what is the effect on impedance if capacitor is taken out from the LCR series circuit? ठीक है, तो ये कर लेंगे होमवर्क में। Yes, sir. तो क्या लग रहा है वैसे इसमें क्या आंसर होगा? बढ़ जाएगा क्या इम्पीडेंस की, घट जाएगा कि नो चेंज? ठीक है, थिंक अबाउट दिस, सॉल्व करके भेजो उसको। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम और नो चेंज। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, और मे बी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में भी राइट। ठीक है, तो नोटेड। डन। Yes. Let's see some more points and then wind up. ये सब क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। मेरे ख्याल से खुद ही करना चाहिए आप लोगों को ये सॉल्व, विदाउट एनी हिंट। ठीक है, 10 वोल्ट दिया है, अप्लाइड वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के क्रॉस 6 है, इंडक्टेंस के क्रॉस कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो ये जस्ट डू इट योरसेल्फ, टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसको हम और पहले आंसर निकालो, फिर डिस्कस करेंगे रिलेटेड पॉइंट इससे। ठीक है, एंड
जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, सप्लाई वोल्टेज इज टेकन टू बी आरएमएस वैल्यू में, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन, कुछ उसमें लिख until unless mentioned otherwise, अगर उन्होंने बोला पीक वैल्यू लेनी है तब तो पीक ले लेना है, कुछ भी नहीं बोला है इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज है वो आरएमएस रहता है। जैसे इंडियन सप्लाई वोल्टेज कितना है, यहाँ का कितना है, 220 वोल्ट रहता है इंडिया की सप्लाई। यूएस की सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट है, तो वो आरएमएस वोल्टेज होता है। पीक वैल्यू गोज फर्दर हाई √2 टाइम्स। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 volt resistance and inductor of inductance this much value, this much Henry, are connected in series to the 130 volt and 50 hertz supply. Find the potential difference across inductor and resistor. इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और इंडक्टर को कितना मिलेगा। सप्लाई कितना है 130, तो व्हाट विल बी द शेयरिंग ऑफ ईच वोल्टेज। इसका भी फॉलो अप क्वेश्चन रहेगा बाद में, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी एक डिस्क्रिपेंसी आती है, इसमें भी समथिंग मोर। दोनों का जो वोल्टेज आएगा ना, तो उनका अलजेब्राइक सम मोर देन 130 आ जाएगा, यू कैन चेक इट। तो वही कोई फॉलो अप क्वेश्चन इज व्हाई इट इज मोर देन, व्हाई द सम ऑफ बोथ द वोल्टेज इज मोर देन 130। इसमें भी यही आंसर आएगा, जो आंसर आएगा ना इसका, उन दोनों को सम कर दो, दैट सम विल बी मोर देन 10। So why, from where the extra voltage comes? That is the follow-up question. First you solve these, then this is also important question. ये board level के लिए very important question ये दोनों, even competition के लिए भी simple है, बस थोड़ा सा careful रहना पड़ेगा। Ohm's law, current निकालना पड़ेगा impedance से, inductors रिएक्टर्स निकालना पड़ेगा, फिर करंट निकालना पड़ेगा, फिर ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा वोल्टेज निकालने के लिए करंट मिलने के बाद, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ये तुम अपने ये भी ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सॉल्व एग्जांपल ऑफ योर टेक्स्ट बुक, और ये भी, ठीक है। ये लास्ट है, चलो इसको देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन 100 वोल्ट डीसी सप्लाई इज अप्लाइड, पहले डीसी लगा रहा है कॉइल में, तो करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर, फिर एसी लगाया सेम 100 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का, तो करंट ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हो गया? बिकॉज इसका इंडक्टेंस बिहेवियर भी आ जाएगा, डीसी में इंडक्टेंस बिहेवियर नहीं होता, तो करंट कम हो गया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, impedance of coil, impedance of coil, phase difference between current and voltage, अभी हम पढ़ रहे थे इसको, and self inductance of coil। तो ये सारे पॉइंट एक एक करके पीछे रिवाइज करो पहले नोट्स, then try to do it, tomorrow we will disclose the answer। ये तो डायरेक्ट है, ये दोनों, both the parts are डायरेक्ट, ये और ये भी इन दोनों पे डिपेंड करेगा, और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकलना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी दी है। That's all from my side. Tomorrow we are going to see most important topic of this AC, resonance of LCR series circuit। कल resonance पढ़ेंगे, फिर power पढ़ेंगे, फिर oscillations of, then this chapter will be over। Okay then, कुछ पीछे का पूछना है? Anything is missing? Just missed out, बोलो कुछ। Let me put the